ये कहानी उन दिनों की है जब लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। ज्यादातर लोग मजदूरी पर ही निर्भर होकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। देवनागरी राज्य में देवगांव नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब मोची अपनी पत्नी रामदेई और अपने इकलौते बेटे भोला के साथ खुशी खुशी रहा करता था। गोपाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो गांव के पास एक छोटी सी खोली में जूते चप्पल सिलने का काम करता था। रोज सुबह सुबह अपने औजारों के साथ बैठ जाता और जो भी ग्राहक आता उसका काम पूरे मन से करता। पूरा दिन वह मेहनत करता और शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ खाना खाता। क्योंकि मोची का काम रोज नहीं चलता था, कभी 3 ग्राहक मिलते तो कभी कोई भी नहीं। फिर भी गोपाल हमेशा अपने काम से खुश रहता था। पैसे भले ही कम होते मगर मन में संतोष था। एक दिन सुबह तैयार होते हुए गोपाल ने रामदेई से कहा, रामदेई, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तुम भोला को स्कूल छोड़ देना। ठीक है जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन भोला 2 दिन से कह रहा है कि उसकी स्कूल की टीचर फीस मांग रही है। कल तक नहीं दी तो स्कूल से निकाल देंगे। हाँ तो जाकर दे आओ ना। तुम मुझसे क्यों बोल रही हो? कैसी बात कर रहे हो जी? अगर आपसे नहीं कहूंगी तो क्या पड़ोसी से कहूंगी? अरे तो पैसे दे दो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? अजी कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। मोची के काम के अलावा और कोई काम तो आप करते नहीं हैं और ना ही मुझे करने देते हैं। बताइए ऐसे कैसे चलेगा? मैं आज सेठ रामलाल से पगार बढ़ाने की बात करूंगा। जो भी काम दूं बस तनख्वाह तय हो। हाँ, आपको जाना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अजी मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर आज आप सेठ के यहाँ नहीं गए तो कल से गोपाल और मैं दोनों मजदूरी करेंगे। आप देख ही रहे हैं कि दिन ब दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में सब्जियां लेने जाओ तो उनके दाम आसमान छू रहे हैं और ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्च। अब इतनी कम आमदनी में कैसे गुजारा होगा? अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं आज सेठ के कारखाने ही जा रहा हूँ। चलो अब मैं निकलता हूँ। तुम आज के लिए बस भोला को स्कूल छोड़ देना। कल से ये नौबत नहीं आएगी। हम तो पढ़ नहीं पाए, कम से कम हमारा बच्चा तो पढ़ ले। गोपाल इतना कहकर चला जाता है। रास्ते में वह सोचता है, मैंने रामदेई से तो कह दिया है कि मैं सेठ से पैसे ले आऊंगा, लेकिन वो सेठ तो बहुत ही चालाक है। पता नहीं कब चालाकी कर दे। मुझे उससे बात करने से पहले सारी बातें ठीक से तय करनी होंगी, तभी कुछ ठीक होगा। इतना सोचते सोचते गोपाल सेठ के कारखाने में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे मजदूरी का काम दे दीजिए। मुझे सच में काम की बहुत जरूरत है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। आप बस एक मौका दीजिए। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। अरे हाँ गोपाल, बिल्कुल। हमारे पास तो वैसे भी काम करने वालों की जरूरत है। यहाँ तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम मेहनती हो और समय पर आओगे तो तुम्हें रोज काम भी मिलेगा और मजदूरी भी ठीक ठाक दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता पता नहीं। आपने वक्त पर हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। भगवान आपको और तरक्की दे। अरे कोई बात नहीं गोपाल, ये तो मेरा फर्ज था। अब चलो तनख्वाह की बात कर लेते हैं। जी सेठ जी। देखो गोपाल, मैं तुम्हें पूरे महीने के पूरे 3000 रुपए दूंगा। उससे ज्यादा एक पैसा नहीं दूंगा। सोच लो, मंजूर हो तो बताओ। ठीक है सेठ जी, मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। गोपाल रामलाल के कारखाने में मजदूरी करने लगता है। वह रोज जमकर मेहनत करता। कभी बोरियां उठाता, कभी माल लदवाता, कभी गोदाम की सफाई करता। सूरज निकलने से पहले पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता।
मगर जब भी महीने के अंत में पगार का वक्त आता, सेठ रामलाल कोई ना कोई बहाना बना देता। सेठ रामलाल एक नंबर का चालाक और लालची इंसान था। कभी कहता, इस बार लकड़ियों के दाम गिर गए हैं, घाटा हो गया है, तो कभी कहता, गोदाम में चोरी हो गई, अब तू ही बता गोपाल, जब हमें ही पैसा नहीं मिला तो तुझे कहां से दें? गोपाल सब कुछ चुपचाप सुनता, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होता। घर में रामदेई और भोला की आंखें उसकी ओर उम्मीद से देखती थीं। गोपाल जानता था कि अगर वह सेठ से बहस करेगा तो शायद यह छोटा सा काम भी हाथ से चला जाएगा। एक दिन जब सेठ पगार बांट रहा होता है, ले लो शिव शंकर, तुम्हारी पगार। पर सेठ जी, बात तो हमारी 3,000 की हुई थी। आपने तो बस 2100 रुपए ही दिए हैं। मैंने तो महीने भर में कोई छुट्टी भी नहीं ली। रोज वक्त से पहले आया, देर तक काम किया। छुट्टी नहीं ली तो क्या हुआ? तुम रोज सुबह देर से आते थे, ऊपर से 1 घंटे का खाना भी खाते हो, तो जितना काम उतनी ही पगार मिलेगी। अभी के लिए 2100 रुपए ही मिलेंगे। बेचारा शिव शंकर उदास होकर सेठ की बातों को मन ही मन सहता है और चुपचाप बाहर जाकर एक कोने में बैठ जाता है। उसकी आंखें झुकी होती हैं और चेहरा थका हुआ, जैसे मेहनत ने जिस्म को थकाया हो और सेठ की बातें आत्मा को। ये लो गोपाल, तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी ना। अब मैं 2500 में घर कैसे चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप मेरी पूरी पगार दे दीजिए। 2500 ही मिलेंगे तुझे। यहां काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे गोपाल के पास उन पैसों को लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये सेठ रामलाल एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते हैं। वो हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी क्या मिलता है? बस ये 2100 रुपए। इसमें घर का खर्च कैसे चलेगा? और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें मजदूरी करने के अलावा कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारे तो बस ये सेठ ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद सारे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप? आज कितनी पगार मिली? रामदेई, इस बार सेठ जी ने बस 2500 रुपए ही दिए हैं। बस 2500? इसमें तो भोला की फीस और राशन दोनों नहीं आएंगे। मैं क्या करूं? रामदेई, सेठ से कहा भी, मगर उसने सुनने से मना कर दिया। उसकी आंखों में इंसानियत तो जैसे बची ही नहीं। अजी, आप क्या कर लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए। नहीं रामदेई, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए साफ साफ कहा था, पर उन्होंने भी उतनी ही साफी से इनकार कर दिया। बोले, ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। अब मैं सोच रहा हूं, लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहां से दिन का काम करके फिर किसी दुकान, गोदाम या खेत पर काम किया करूंगा। 2-2 काम करूंगा तो शायद थोड़ी ज्यादा आमदनी हो जाए। जैसा कि गोपाल ने कहा, वो रोज शाम को गांव में दूसरी जगह काम की तलाश करता, मगर हर जगह निराशा ही मिलती। उसे कोई नहीं रखता। कोई कहता काम पूरा है, कोई कहता हम मशीनों से काम करवाते हैं। एक दिन थक हार कर वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं थक कर सो गया। उसने सपना देखा कि एक शेर उसकी तरफ दौड़ता आ रहा है। डर के मारे वो भागता है और एक गुफा में छिप जाता है।
गुफा में एक पुराना घड़ा रखा होता है। जैसे ही वह उसे छूता है, एक आवाज आती है। रुक जाओ, ये जादुई घड़ा है। इसे छूने का अधिकार केवल सच्चे और ईमानदार लोगों को है। कि तभी गुफा में एक बूढ़ा साधु प्रकट होता है। तुम सच्चे दिल के इंसान हो, इसीलिए ये घड़ा तुम्हारा हुआ। इसमें जो कुछ भी डालोगे वो कई गुना होकर बाहर निकलेगा। इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। गोपाल एक 10 रुपए का सिक्का डालता है और घड़ा सोने के सिक्कों से भर जाता है। अजी उठिए, सूरज सिर पर चढ़ आया है। गोपाल की आंख खुली। वह पसीने से लथपथ था और उसके चेहरे पर हैरानी थी। क्या हुआ जी? ऐसा क्या सपना देख लिया? रामदेई, मैंने एक सपना देखा। सपने में मुझे एक घड़ा मिला। ऐसा घड़ा जो भी उसमें डाला जाए उसे कई गुना कर देता था। मैं उसमें मेहनत डालता तो बहुत सारा अनाज निकलता। मैं प्यार डालता तो पूरा घर खुशियों से भर जाता। इसके बाद गोपाल ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि हालात चाहे जैसे हों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। वो गांव के स्कूल के बाहर चौकीदारी का काम करने लगा, जिससे रोज थोड़ा थोड़ा कमाने लगा। उधर रामदेई भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। वो गांव के लोगों के घरों में जाकर छोटे मोटे काम करने लगी। धीरे धीरे गोपाल की ईमानदारी और मेहनत ने असर दिखाना शुरू किया। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद इंसान मानने लगे। जब स्कूल से छुट्टी मिलती तो गोपाल कहीं खेतों में काम कर लेता, कभी किसी दुकान में बोरी उठा देता। कुछ ही महीनों में गोपाल का काम चल निकला। उसने न सिर्फ भोला की फीस भरी, बल्कि दूसरों की मदद भी करने लगा। अब उसके पास भले दौलत न थी, मगर सम्मान, समर्पण और संतोष था। उसका सपना, वो चमत्कारी घड़ा जो सब कुछ कई गुना कर देता है, वो भले सच न हुआ हो, लेकिन वही सपना उसे उम्मीद और हौसला देने वाला बन गया। यही था एक मेहनती मजदूर का सपना, जो टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होकर जिंदगी को बदल देता है।